आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऑटो कट वोल्टेज स्टेबलाइजर की कंप्लीट वायरिंग और ऑटो कट वोल्टेज स्टेबलाइजर का कार्य। तो इसे समझने के लिए यहां पर एक डायग्राम हम बनाए हैं। डायग्राम में हम आपको बताएंगे किसी भी ऑटो कट वोल्टेज स्टेबलाइजर की वायरिंग आपको कैसे करना है। और यहां सबसे ज्यादा डाउट लोगों को ये हो जाता है कि ऑटो कट वोल्टेज स्टेबलाइजर में जो ऑटो ट्रांसफार्मर लगा होता है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर मैं आपको यहां बता रहा हूं कि इस टाइप का ऑटो ट्रांसफार्मर कहीं लगा है। हालांकि ये ऑटो ट्रांसफार्मर का कॉइल है। तो ये कॉइल आप यहां देख सकते हैं, ये 9 तार की कॉइल है। तो किसी किसी ऑटो ट्रांसफार्मर में 10 तार, 11 तार, 12 तार और 13 तार में भी मिल जाता है। तो यहां पर हम आज आपको बताएंगे ये 9 तार के ऑटो ट्रांसफार्मर में ये आपको इस तरह से वायर मिल रहा है, 8 एक तरफ और 0 वाला तार अलग। तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे और इसकी कंप्लीट वायरिंग करके आपको दिखाएंगे। वीडियो लंबी ना हो इसके लिए मैंने यहां पर एक डायग्राम पहले से बना दिया है। यहां आप देख सकते हैं ऑटो कट वोल्टेज स्टेबलाइजर में ऑटो ट्रांसफार्मर 9 वायर, ये 9 तार का मेन ऑटो ट्रांसफार्मर बनाया गया है। और आज हम इसका वायरिंग और कार्य आपको बताएंगे। तो यहां पर सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसमें लगने वाले कंपोनेंट का आपको परिचय करा दें। जैसे इसमें आप देख सकते हैं ये ऑन ऑफ स्विच होता है और ये ऑन ऑफ स्विच स्टेबलाइजर को चालू और बंद कराने के लिए लगाया जाता है। इसके बाद हम आपको बता दें ये आपका आउटपुट सॉकेट है। आउटपुट सॉकेट स्टेबलाइजर में इसलिए लगाया जाता है जहां से सप्लाई आउट होती है, हम अपने घर का उपकरण जोड़कर चलाते हैं, ये आपका आउटपुट सॉकेट है। इसके बाद आप यहां देख सकते हैं ये वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर किसी भी वोल्टेज स्टेबलाइजर में इसलिए लगाया जाता है कि स्टेबलाइजर कितनी सप्लाई निकाल रहा है, तो मीटर में हम देख लेते हैं कि हमारे स्टेबलाइजर से कितनी सप्लाई आउट हो रही है। इसके बाद हम आपको बताएंगे, यहां आप देख सकते हैं एक ऑटो कट रेड एलईडी लगी है और यहां पर एक ग्रीन मेन एलईडी लगी होती है। दोनों का अलग अलग कार्य होता है और जब दोनों का अलग अलग कार्य होता है तो मेन एलईडी और ग्रीन एलईडी, यहां आप देख सकते हैं इस तरह की 2 एलईडी लगी होती है। और इस एलईडी का कार्य अभी हम आपसे बताएं कि क्या होता है अलग अलग। रेड एलईडी जब हमारे घर की सप्लाई बढ़ जाती है, इनपुट सप्लाई बढ़ जाता है, तो उस समय इसका रिले ऑन होता है और रिले के ऑन होते ही रेड बत्ती हमारे स्टेबलाइजर में जल जाता है। उस समय आउटपुट का सप्लाई कट जाता है, वोल्ट मीटर पर सप्लाई नहीं आती, केवल लाल बत्ती जलता है, हरी बत्ती भी हमारी बंद हो जाती है। और रेड यहां पर आपकी ये जो ग्रीन एलईडी लगी है, ग्रीन एलईडी कब जलती है, जैसे हम अपने स्टेबलाइजर को सप्लाई देते हैं तो उस समय ग्रीन एलईडी अगर जल रही है तो मीटर भी रीडिंग करेगा, आउटपुट सॉकेट पर सप्लाई भी आएगा। अब हम आपको बताएंगे 2 वे स्विच। तो ये 2 वे स्विच जो होता है इसमें कनेक्शन के लिए कुल 3 पिनें होती हैं। ये वोल्टेज को अप और डाउन कराने के लिए लगाया जाता है। इसके बाद हम आपको बताएंगे रोटेटरी स्विच। तो रोटेटरी स्विच आपको हम दिखा दें, ये 1 वे 1 पोल स्विच होती है। इसमें कनेक्शन के लिए कुल 9 पिनें होती हैं, जिसमें 8 पिनें इसके एक राउंड में आप देखेंगे होती हैं और एक पिन यहां पर ये सबसे अलग, इसे हम कॉमन पिन बोलते हैं। इसका जो कार्य होता है ये वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने के काम में आता है। इसके बाद हम आपको बताएंगे, यहां पर आप देख सकते हैं ये 018 500 मिली एम्पियर, 750 मिली एम्पियर, 1 एम्पियर का यहां ट्रांसफार्मर, जैसा हमारा स्टेबलाइजर छोटा बड़ा होता है उस प्रकार से मैं यहां पर एक ट्रांसफार्मर लगाता हूं। तो ये ट्रांसफार्मर जो होता है ये ट्रिगर ट्रांसफार्मर हम इसे कह सकते हैं। इस ट्रांसफार्मर से आवश्यक सप्लाई, यहां आप देख सकते हैं ऑटो कट सर्किट लगी है, ये सर्किट कार्य तभी करेगा जब इसको ट्रिगर वोल्टेज मिलेगा। तो ये आपका ट्रिगर ट्रांसफार्मर है। अब मैं आपको ट्रिगर सर्किट
के बारे में बताता हूं। यह ट्रिगर सर्किट है, ऑटो कट सर्किट बोल सकते हैं, कार्ड बोल सकते हैं। तो ये आपका ऑटो कट कार्ड हो गया। और कार्ड के साथ आप यहां देख सकते हैं ये पीला वाला, ये पीला रंग का ये जो रिले लगा होता है, इसी कार्ड में ये इनबिल्ड है, लेकिन ये अलग से भी आपको देखने को मिल सकता है। जैसे आप यहां देख सकते हैं इस तरह का आपको रिले देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा एक दूसरा मॉडल मैं आपको दिखा दूं तो इस तरह से कोई भी रिले ऑटो कट सर्किट के साथ आपको लगा मिल सकता है। अब हम आपको बताएंगे यहां पर इस वोल्टेज स्टेबलाइजर में इसकी वायरिंग, तो वायरिंग को करना बहुत ही आसान होता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमारे टेक्नीशियन को ज्यादा डाउट कहां होता है, उनको ज्यादा डाउट रोटेटरी स्विच और मेन ऑटो ट्रांसफार्मर की वायर को जोड़ने में ज्यादा डाउट होने लगता है। तो चलिए पहले हम रोटरी स्विच और मेन ऑटो ट्रांसफार्मर को जोड़ लेते हैं। तो यहां एक जानकारी मैं आपको दे दूं कि रोटरी स्विच जो होती है इसमें 1 नंबर से लेकर 8 नंबर तक इस पे हर पिन पे लिखा होता है, लेकिन मेन ऑटो ट्रांसफार्मर में नंबर नहीं होता, लेकिन इसमें हमें कॉमन सेंस लगाना होता है। अपने प्रेजेंट माइंड से हम इसको चेक करते हैं और हमें पता लग जाता है इसका 0 वाला तार कौन है और 1 नंबर से 8 नंबर कौन है। हम आपको चेक करके बता रहे हैं। आप यहां देख सकते हैं इसमें 0 वाला तार जो होता है, आप देखेंगे ये ट्रांसफार्मर है, इसके साथ EI कोर पत्तियां अभी हमने नहीं लगाया है। हमें एक नया ट्रांसफार्मर असेंबल करना है, उसकी ये कॉइल है, ये मान लीजिए इसी की ये कॉइल है। इसमें 9 तार है, यहां भी 9 तार है। तो ये 0 वाला तार आप देखेंगे बाकी वायर से ये बिल्कुल यहां पर अलग है। अब आप देखेंगे यहां पर ये वायर अलग तो है, लेकिन ये सिंगल है और इसमें कोई सिंगल तार है, तो एक सिंगल तार ये है। तो कभी कभी हमें ये डाउट हो जाता है, अब 0 इसको माने कि 0 इसको माने। सिंगल 2 तार होता है, यहां भी सिंगल 2 तार आप देख सकते हैं, एक ये सिंगल है और एक ये 8 नंबर ये सिंगल होता है। दोनों में 0 कौन हो सकता है? तो इसका पता लगाना बहुत आसान है। आप अपने सीरीज बोर्ड से आप इसका पता लगा सकते हैं, आप डिजिटल मल्टीमीटर से इसका पता लगा सकते हैं। इसका पता कैसे लगेगा? आप सिंगल वायर के बीच में चेक करें, जिस वायर में यहां सिंगल वायर के नजदीक देखें, इसके सिंगल वायर के नजदीक ये वाला तार है या इनमें से कोई और तार है, तो यहां देखेंगे ये सिंगल वायर के नजदीक में, यहां पर सिंगल वायर के नजदीक में इसके बगल ये वाला तार आ रहा है, ये दोनों आ रहा है। और इसके नजदीक में कौन आ रहा है? यहां से ये नजदीक पड़ रहा है कि यहां से ये नजदीक पड़ रहा है? तो मेरे ख्याल से इसके नजदीक में ये आ रहा है सिंगल वायर के। तो इसके बीच में आपको रेजिस्टेंस चेक करना है और इसके बीच में रेजिस्टेंस चेक करना है, अर्थात आपको इसके और इसके बीच में रेजिस्टेंस एक बार चेक करना है और एक बार आपको इसके और इसके, माने एक पिन और ये, क्योंकि नंबर इस पे है नहीं तो हम पिन अभी नहीं कर सकते, तो इन दोनों तार के बीच में आपको रेजिस्टेंस चेक करना है। तो अब मैं आपको बता दूं रेजिस्टेंस में मिलेगा क्या। यहां दोनों में आप जब चेक करोगे तो बल्ब आपका जो सीरीज वाला बल्ब होगा वो बहुत तेज जलेगा, लेकिन इनके और इनके बीच में जब आप चेक करोगे तो सीरीज का बल्ब बहुत कम जलेगा, ना के बराबर जलेगा। तो हम समझ जाएंगे सिंगल वाला वायर 0 हो गया और 1 नंबर, अब जो सिंगल वायर है ये 0 हो गया और इसके बगल जिससे हमने चेक किया है वो 1 नंबर हो जाएगा। और अगर आप मल्टीमीटर से चेक करते हैं तो इन दोनों का रेजिस्टेंस बहुत कम मिलेगा, लेकिन इन दोनों के बीच का जो रेजिस्टेंस होगा वो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस यहां बताएगा। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि इसमें 1 नंबर और 8 नंबर हम कैसे निकालें। तो जब ये आप कंफर्म हो जाते हैं कि हाँ अब 1 नंबर ये है, क्योंकि इसके बीच में ज्यादा रेजिस्टेंस है तो 0 हम इसको मानेंगे और 1 नंबर इसको मानेंगे। अब इसका 1 से लेकर 8 नंबर को रोटरी स्विच की विपरीत क्रम में आपको जोड़ देना है। जैसे आप यहां से 1 माने हैं,
इसको ले जाकर के रोटरी स्विच के 8 नंबर से जोड़ दीजिए। इसको 2 मानेंगे, इसको ले जाकर रोटरी स्विच के 7 नंबर से, इसको 3 मानेंगे, इसको रोटरी स्विच के 6 नंबर से, इसको 4 मानेंगे रोटरी स्विच के 5 नंबर से, 5 इसको मानेंगे, इसको 4 से जोड़ देंगे, 6 मानेंगे 3 से जोड़ देंगे, 7 मानेंगे रोटरी स्विच के 2 से जोड़ देंगे, 8 मानेंगे रोटरी स्विच के 1 नंबर से। इस तरह से आपके रोटरी स्विच और मेन ट्रांसफार्मर के बाकी लूपों का कनेक्शन विपरीत क्रम में हो जाएगा। तो यहां मेरे ख्याल से यह जानकारी आपको हो चुकी होगी। अब इसके बाद हमें कंप्लीट पूरे स्टेबलाइजर के बाकी कंपोनेंटों को कैसे जोड़ना है। तो आप जानते हैं किसी स्टेबलाइजर को चलाने के लिए उसमें एक मेन लीड की जरूरत होती है। तो मेन लीड, यहां मैं मेन लीड से शुरू करूंगा। तो ये मेन लीड का मेरा न्यूट्रल वाला तार है और ये मेन लीड का मेरा फेज तार है। अब यहां न्यूट्रल और फेज में से सबसे पहले हम जोड़ेंगे न्यूट्रल सप्लाई को। तो न्यूट्रल सप्लाई हमारी आउटपुट सॉकेट के किसी एक पिन से जुड़ जाती है और वही न्यूट्रल सप्लाई आपका यहां से निकलेगा और निकलने के बाद आपके वोल्ट मीटर में आ जाएगा और वोल्ट मीटर के उसी पिन से निकल करके दोनों एलईडी के एक एक तार को आपस में जोड़ करके मैं यहां पर न्यूट्रल दे देता हूं। और ये न्यूट्रल कहां जाएगा? ये न्यूट्रल आपका यहां से निकलेगा और ये निकल करके 2 जगह जाएगा। कहां कहां? 2 जगह, ध्यान रखिएगा। एक तो आपका ये 018 ट्रांसफार्मर जो लगा हुआ है, 018 ट्रांसफार्मर इस तरह का, इसके लाल वाला ये देखेंगे लाल तार, ये प्राइमरी है, इसका कोई एक तार आप जोड़ देंगे, यहां से जुड़ गया। और फिर इसके बाद ये न्यूट्रल जब हमारा आगे जाएगा तो इस ट्रांसफार्मर का, ये ट्रांसफार्मर का ये सिंगल तार जो अलग है, सबसे अलग जीरो, जिसको कॉमन कह सकते हैं, यहां पर न्यूट्रल आपको भेज देना है। तो जिस तरह से हम आपको बताए हैं न्यूट्रल आपको यही देना है, इसके अलावा इसमें न्यूट्रल कहीं नहीं जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा फेज सप्लाई। यहां आप देखेंगे ये आपका फेज है। फेज सप्लाई को आप अपने ऑन ऑफ स्विच के एक पिन पर देंगे तो इसके दूसरे पिन से फेज आपका निकलेगा और ये फेज आपका यहां से निकल करके ये सीधे देखिए थोड़ा घुमा के गया है, लेकिन जहां जा रहा है मैं ये नहीं कहता हूं कि जैसे मैं जोड़ रहा हूं ऐसे ही आप जोड़े, यहां से तार उठाए खटाक से आप रोटरी स्विच के कॉमन से जोड़ दें। तो देखिए यहां पर मैं थोड़ा स्पष्ट किया हूं, इस तरह से रोटरी स्विच के आप कॉमन पर फेज का तार जोड़ देंगे और जैसे ही फेज का तार रोटरी स्विच के कॉमन से जुड़ जाता है तो इसके बाद आपको यहां करना क्या है, यहां पर इसके 1 और 8 से 2 तार निकाल लीजिए और दोनों तार को सीधे निकाल करके यहां से 2 तार निकलेगा और निकलकर आपके 2 वे स्विच, ये आपकी 2 वे स्विच है, इसके अप और डाउन पिन से जोड़ देना है। अब जैसे इसके अप और डाउन पिन से आप जोड़ देते हैं और आपको डाउट होने लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने गलत जोड़ दिया, तो गलत जोड़ने का मतलब यहां मत समझिए कुछ शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट नहीं होगा। बस क्या होगा, आप अप करेंगे तो डाउन हो जाएगा, डाउन करेंगे तो अप हो जाएगा। तो इस तरह से आपको 1 और 8 को 2 वे स्विच के दोनों किनारे वाले पिनों से जोड़ देना है। अब इसके बीच वाले पिन से एक तार आपका और निकलेगा और यहां से जो तार आपका निकलेगा, आज जान लीजिए यहां से जो तार निकलता है उस सप्लाई को क्या कहते हैं, इसको कहेंगे स्टेबलाइज वोल्टेज। ये स्टेबलाइज वोल्टेज यहां से निकलेगा और स्टेबलाइज वोल्टेज यहां से निकलकर कहां जाता है, आप इसे जानिए। स्टेबलाइज वोल्टेज यहां से निकलेगा और सीधे आपके रिले के कॉमन पर आएगा। यहां मैंने कॉमन लिख दिया है, कॉमन पर आएगा और कॉमन से ही आप एक तार और जोड़ लीजिए और जोड़ने के बाद आप दे दीजिए किसको, ये 018 के प्राइमरी का दूसरा तार खाली है, आप इसका तार यहां से जोड़ दीजिए। आप अगर चाहें इसको यहां से ना जोड़कर यहां से सीधे तार उठाएं, आप इसके कॉमन से जोड़ दीजिए, कोई मुश्किल नहीं। तो ये कनेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। तो जब आपने इसका कॉमन जोड़ दिया तो हम अब
आपको बताएंगे कि जैसे ही इसकी कॉमन पर स्टेबलाइज वोल्टेज आता है तो रिले अपने कार्य के अनुसार सामान्य दशा में एनसी से जुड़ा होता है। तो जितनी सप्लाई इसकी कॉमन पर आती है वो समस्त वोल्टेज, जितना वोल्टेज होता है वो एनसी को दे देता है, और एनसी से स्टेबलाइज वोल्टेज आउट होता है, और वहां से एक तार आप जोड़ करके आउटपुट सॉकेट के दूसरे पिन से जोड़ देंगे, और वहीं से एक तार निकाल करके वोल्ट मीटर का कनेक्शन कर देंगे, और वोल्ट मीटर से फिर एक तार निकालेंगे, आप अपने ग्रीन एलईडी का दूसरा तार जोड़ देंगे। इस तरह से वायरिंग आपको कंप्लीट करना है। अभी इसमें आपको हम बताएंगे और कौन तार बाकी है जिसे आप जोड़ेंगे। तो ये हो गया। अब इसमें आप देखेंगे आपने एनसी जोड़ दिया, कॉमन जोड़ दिया, अब इसकी ओसी का कनेक्शन, ओसी से एक तार आप यहां से निकालेंगे, और निकाल करके केवल आपको रेड एलईडी का तार जोड़ देना होता है। और इसके अलावा आपको हम बता दें ये ऑटो कट सर्किट तभी कार्य करेगा क्योंकि प्राइमरी में आपने न्यूट्रल और स्टेबलाइज वोल्टेज तो दे दिया, लेकिन इसके सेकेंडरी का तार आपको यहां कार्ड में देना है। तो जब कार्ड में आप इसे जोड़ देंगे कार्ड तभी कार्य करेगा। तो इस तरह से आपको अपने स्टेबलाइजर का कंप्लीट वायरिंग कर लेना है। अब मैं आपको बता दूं कि ये आपका स्टेबलाइजर का ऑटो सर्किट कैसे वोल्टेज के बढ़ जाने पर रिले में सप्लाई को भेजता है, और कैसे ये ट्रांसफार्मर, क्योंकि इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को होती है, ट्रांसफार्मर से वोल्टेज कैसे कम होता है कैसे ज्यादा होता है। वायरिंग करके तो कोई भी देख देख के जोड़ लेता है, लेकिन कार्य के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है। तो जानते हैं तो अच्छी बात, और अगर नहीं जानते तो हमारी पूरी वीडियो को देखकर ये जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा इस ऑटो कार्ड के बारे में, जो ये ऑटो कट सर्किट कार्ड लगा होता है ये कैसे कार्य करता है। तो इसके लिए मैं आपको यहां पर बताऊंगा। इसके लिए आप ध्यान देंगे कि यहां पर यह ऑटो कार्ड कैसे कार्य करता है। कार्ड इस तरह से कार्य करेगा कि जब हमारे घर की इनपुट सप्लाई बढ़ जाती है, तो जैसे हमारे घर की इनपुट सप्लाई बढ़ जाती है तो पूरे स्टेबलाइजर में वोल्टेज बढ़ जाता है, लेकिन उस दौरान एक्टिव कौन होता है, ये मेरा कार्ड। कैसे एक्टिव होता है, क्योंकि जब पूरे सिस्टम में सप्लाई बढ़ गई है, पूरे स्टेबलाइजर का वोल्टेज बढ़ गया है, तो उसी दौरान 0.18 का वोल्टेज बढ़ जाता है। और जैसे यहां का वोल्टेज बढ़ता है तो बढ़ा हुआ वोल्टेज आप देखेंगे कि इसके एक दो तार है, इसमें ट्रांसफार्मर का 0.18 है ये। तो यहां पर एक तार से आप देखेंगे यहां दो डायोड लगे हैं, तो ये दोनों डायोड धन पास करेंगे। तो जब ये दोनों डायोड धन पास करेगा तो इसके दूसरे पिन से इधर से माइनस यहां आ जाएगा, और धन आपका डायोड से यहां आ जाएगा। ये तो ट्रांसफार्मर से सप्लाई निकलने के बाद प्लस और माइनस कैसे बना हमने आपको बता दिया, लेकिन कार्ड कार्य कैसे कर रहा है ये जान लीजिए। कार्ड यहां पर कार्य कैसे करेगा, तो बढ़ी हुई सप्लाई यहां आया, डायोड से यहां आया तो यहां धन बन गया, धन यहां पर आकर के पहले इकट्ठा हो गया, तो धन यहां तो आ गया, लेकिन यहां माइनस अभी नहीं आया है। माइनस कब आएगा, जब मेरे घर की इनपुट सप्लाई बढ़ेगी तब यहां माइनस आएगा। तो उस समय जब हमारे घर की इनपुट सप्लाई बढ़ जाती है तो प्लस तो यहां आ जाता है, लेकिन माइनस यहां नहीं आता। तो दूसरे डायोड से बढ़ी हुई सप्लाई इस रेजिस्टेंस में आता है, और जैसे यहां रेजिस्टेंस में आता है तो वो बढ़ी हुई सप्लाई प्रीसेट में चला जाता है। और आपको बताएं कि यहां माइनस वोल्ट है तो प्रीसेट को मिला प्लस और माइनस। तो जब हम प्रीसेट को एक बार सेट करके ट्यून कर देते हैं, और उसके बाद जब हमारे स्टेबलाइजर का वोल्टेज बढ़ जाता है तो वो बढ़ी हुई सप्लाई यहां जीनर में आ जाता है। तो जीनर डायोड हमेशा वोल्टेज में पाया जाता है। तो यहां आप ये जान लीजिए, जब किसी जीनर डायोड के कैथोड पर उसके मान से ज्यादा सप्लाई आएगा तो वो अपने एनोड से उस सप्लाई को निकालेगा, और निकालने के बाद ये बढ़ा हुआ वोल्टेज जैसे इस ट्रांजिस्टर के बेस पर आएगा, यहां
बेस पर जैसे वोल्टेज बढ़ेगा तो यहां आप जान रहे हैं कि निगेटिव है, तो ये निगेटिव सप्लाई इसके इमीटर पर आ रहा है। तो ट्रांजिस्टर अपने कार्य के अनुसार, क्योंकि यहां ट्रांजिस्टर फंक्शन करने जा रहा है, अब ये क्या करेगा, जैसे इसके बेस का वोल्टेज बढ़ेगा, इमीटर पर जितना निगेटिव है पूरी निगेटिव ये कलेक्टर को भेज देगा। ये ट्रांजिस्टर का कार्य होता है। तो अपने कार्य के अनुसार इमीटर की जितनी निगेटिव थी इसने कलेक्टर को दे दिया। इस तरह यहां पर आ जाता है माइनस वोल्ट। तो जब यहां माइनस वोल्ट आ जाता है, यहां प्लस पहले से है, तो जब किसी कॉइल में हम प्लस और माइनस देते हैं तो कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है। तो रिले है, ये रिले के अंदर कंपनी ने सिस्टम दिया है कि जैसे इसमें मैग्नेट बनेगा, इसका कॉमन इस समय सामान्य दशा में किससे जुड़ा है, एनसी से। तो ये क्या होगा, ये एनसी को छोड़ देगा और ये कॉमन किससे जुड़ जाएगा, ओसी से। और जैसे ये इसके ओसी से जुड़ेगा तो ओसी से कनेक्शन कहां जा रहा है, रेड एलईडी। पूरे स्टेबलाइजर में एक फंक्शन केवल लाल बत्ती जलेगा। क्यों? क्योंकि ये फेज सप्लाई ओसी से निकल रहा है, एनसी की सप्लाई कट चुकी है। और एनसी से जुड़ा क्या था ये भी जान लीजिए, आउटपुट सॉकेट में सप्लाई कट जाएगी। वोल्ट मीटर की सप्लाई देखिए वहीं से जुड़ा है, ये भी बंद हो जाएगा। वहीं से आपकी हरी बत्ती जुड़ी है, ये भी। कहने का मतलब इन तीनों में कोई सप्लाई नहीं आएगा, स्टेबलाइजर में केवल लाल बत्ती जलेगी। तो आप जान चुके होंगे ऑटो कट सर्किट किस प्रकार से कार्य करता है। अब हम आपको बताएंगे मेन ऑटो ट्रांसफार्मर। मेन ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है इसमें भी बहुत अच्छी जानकारी आपको देने जा रहे हैं। ये ट्रांसफार्मर कैसे वोल्टेज को कम और कैसे वोल्टेज को अधिक करता है। जब हमारे घर की सप्लाई बढ़ जाती है या वोल्टेज घट जाता है तो उस समय ये ट्रांसफार्मर कैसे फंक्शन करता है कि वोल्टेज को मेंटेन रखता है, वोल्टेज घट जाता है तो बढ़ाता है, बढ़ जाता है तो घटाता है। यहां ट्रांसफार्मर के कार्य के बारे में आप थोड़ा सा समय और दे दीजिए, वीडियो में आप हमारे बने रहिए। ये जानकारी बहुत कम लोगों को होती है, तो देखिएगा। इस समय जब हमारे घर की सप्लाई घटती है या बढ़ती है तो आप जानते हैं कि न्यूट्रल हर जगह जा रहा है। फेज सप्लाई भी आपका ऑन ऑफ स्विच से निकल करके ये आपका रोटरी स्विच में आया। तो फेज सप्लाई को ही हमें समझना है। तो फेज सप्लाई हमारी रोटरी स्विच में आई है, वोल्टेज घटे या बढ़े रोटरी स्विच में आ गया है। लेकिन यहां आप ये जान लीजिए कि रोटरी स्विच घुमाने के अनुसार ये किसी एक पिन से आपने सेलेक्ट किया होगा। मान लेता हूं इसको आपने 6 नंबर से सेलेक्ट कर दिया, आपने 6 नंबर से सेलेक्ट कर दिया। तो 6 नंबर से जब आप सेलेक्ट कर देंगे, चाहे 5 नंबर से सेलेक्ट कर दें, चाहे 8 नंबर से सेलेक्ट कर दें, किसी ना किसी पे तो सेलेक्ट होगा। तो उस समय फेज सप्लाई डायरेक्ट बताओ किस पिन पे जा रहा है, 6 नंबर पे। तो बताइए 6 नंबर पे आया तो इसका मतलब वोल्टेज 3 नंबर पे आ गया। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कार्य के अनुसार होता क्या है कि जब किसी कॉइल में कई लूप ऐसे बाहर निकले हो और उसके किसी एक लूप पर आप फेज सप्लाई दे दो, तो जैसे फेज सप्लाई हमारा किस पे आ रहा है, 3 पे। तो बताओ 3 की अपेक्षा 3 पे वोल्टेज आ रहा है। तो कॉइल अपने कार्य के अनुसार यहां फंक्शन क्या कर रहा है, यहां फंक्शन ये करेगा कि दी गई सप्लाई के बाहर की कॉइल, ये बताओ 3 पर सप्लाई आ रही है तो इसमें बाहर की कॉइल कौन बना, 4 5 6 7 8, ये बाहर की कॉइल हो गया। बाहर का मतलब ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बाद वोल्टेज को बढ़ाने का कार्य करेगा। और जब मैं यहां पर फेज दे चुका हूं तो इसके अंदर की कॉइल 2 और 1 है। तो 2 और 1 इस समय क्या होगा, जितनी सप्लाई मैंने यहां दिया है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बाद इसके 2 और 1 का वोल्टेज घटेगा। तो 1 और 2 का जब वोल्टेज घटेगा तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि 1 पर सप्लाई डाउन मिलेगा और 8 पर सप्लाई ज्यादा अर्थात अप वोल्टेज मिल रहा है। तो यहां आप देखेंगे कि इसका 1 और 8 जुड़ा किससे है, यहां 8 नंबर 1 नंबर से और 1 नंबर 8 नंबर से जुड़ रहा है।
आप जान चुके हैं यहां पर कम वोल्टेज 8 पे आ रहा है और ज्यादा वोल्टेज 1 पे आ रहा है। तो यहां पर ये ज्यादा वाला वोल्टेज आप देखेंगे तो टू वे स्विच के अप पे आ रहा है, अब माने ऊपर, इसलिए यहां अप लिखा जाता है। और यहां कम वोल्टेज है तो ये कम वोल्टेज आपके डाउन पे आ रहा है, इसलिए इस स्विच में यहां डाउन लिखा जाता है। तो ट्रांसफार्मर का कार्य मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमें सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।